गाइस, आज अपन बात करेंगे एक नए विलियन के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म। देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म जो है किसे कहते हैं, ये बात इसके नाम में छुपी हुई है। इसको डिफाइन भी आप जो है इसके नाम से ही कर सकते हैं, अणु प्लस संख्यक और गुणधर्म। यानी कि विलियन के वे गुणधर्म जो विलियन में जो विलय घुला हुआ है उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो, वे सब गुणधर्म जो हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। बात समझ में आई? जैसे आप ये जानते हो कि विलयन है तो उसमें विलय भी है और विलायक भी है। अब विलय जो है उसके अणुओं की संख्या कितनी है, उस संख्या पर निर्भर करता है जो गुणधर्म, वही गुणधर्म जो होगा वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाएगा। जैसे आप ये कह सकते हैं कि वे कौन कौन से गुणधर्म हैं जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो मैं कह दूंगा कि उनमें से जैसे सबसे पहला एक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, नोट करते जाना। और दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। और तीसरा आपका है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन बोलते हैं कमी को और उन्नयन बोलते हैं वृद्धि को। और चौथा गुणधर्म है आपका परासरण दाब, परासरण दाब। ये चार गुणधर्म ऐसे हैं जो विलयन में जो विलय घुला हुआ है उस विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ये चारों गुणधर्म। इसलिए इन चारों गुणधर्मों को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। वेरी सिंपल। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, इसको बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो आज पहला अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो मैं आज आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ाने वाला हूं। देखिए क्या होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे सबसे पहले। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो पढ़ोगे तो इसके लिए तुम्हें राउल का नियम पे जाना पड़ेगा। राउल के नियम को अपन ने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया था, दो तरीके से पढ़ा था। एक बार अपन ने कहा था विलय और विलायक दोनों वाष्पशील होते हैं। नहीं पता तो देखें एक बार फिर से, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा पढ़ा था अपन ने राउल का नियम दूसरे केस के लिए कि विलायक तो वाष्पशील है परंतु विलय जो है वो वाष्पशील नहीं है। उसके लिए राउल का नियम पढ़ा था, याद आया? और उसमें अपन ने एक बात कही थी, वो बात आपको नोट डाउन होनी चाहिए। वो बात ये थी, उस बात को समझना क्या थी। उसमें अपन ने ये कहा था कि मान लीजिए एक विलयन है जिसमें घटक ए तो विलायक है और घटक बी जो है वो विलय है। और ये जो विलय है वो ऐसा विलय है जो वाष्पित नहीं होता है, यानी कि ये अवाष्पशील विलय है, ऐसा कहा राहुल के नियम में। और फिर अपन ने कहा था ये एक बंद पात्र में है। अब आप बताओ, जब घटक ए विलायक है वो तो वाष्पित होगा और इस द्रव की सतह पर वाष्प दाब लगाएगा, परंतु यहाँ पे बी जो है वो बीच बीच में यहाँ पे व्यवस्थित रहेगा। यहाँ बी वो भी है, अवाष्पशील विलय भी है और वाष्पशील विलायक भी है। तो प्रास अपन क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में जो वाष्प दाब होगा वो किसका होगा? तो आप बोलोगे सर जो वाष्पशील है उसी का होगा। वाष्पशील कौन है? सिर्फ विलायक है। तो इसलिए ऐसे विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय हो, उस विलयन का वाष्प दाब P जो होता है वो इसके अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ इसके अणुओं की संख्या यानी मोल भिन्न पर ही निर्भर करेगा। यही कहा था उसमें अपन ने। और ये कहा था कि इसके मोल भिन्न है XA और इसके मोल भिन्न है XB। और मैं आपको बता दूं दोनों मोल भिन्नों का योग भी कितना होता है? 1 होता है। ये आनी चाहिए बात आपको। तो यहाँ पे जो विलयन का वाष्प दाब लगेगा वो विलायक पर निर्भर ना करके, सॉरी विलय पर निर्भर ना करके किस पर निर्भर करेगा? सिर्फ विलायक पर निर्भर करेगा। और विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती अपन ने लिखा था XA। फिर अपन ने यहां से एक रिलेशन क्रिएट किया कि P बराबर P नोड A XA लिखा। और फिर अपन ने इसके बाद में यूं कहा था
कि इस P नोड A को इधर ले जाओ, तो अपन ने इस तरह से लिखा था P नोड A बराबर XA। फिर मैंने कहा ये इक्वेशन को आप दोनों तरफ 1 से माइनस कर दो, तो आपने इधर से भी 1 माइनस करके लिख दिया, इधर से भी 1 माइनस करके XA लिख दिया। क्लियर? अब होता क्या है, जागो ग्राहक जागो, इधर देखो कि यहां पे अपन ने इसका 1 लगा करके एलसीएम लिया था P A नोड, और यहां ऊपर आ जाएगा P नोड A माइनस P, और 1 माइनस एक्स ए जो होता है वो होता है, देखो यहां से आप क्रिएट कर सकते हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। एक्स बी को इधर रख दो और इसको इधर ले जाओ, तो एक्स बी बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए। यहां पे 1 माइनस एक्स ए ही है, तो इस 1 माइनस एक्स ए की जगह अपन ने रख सकते हैं एक्स बी। ये एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा एक रिलेशन अपने पास में आ गया था। ये राहुल के नियम का सेकंड केस है। राहुल के 2 नियम पढ़े थे ना, एक वाष्पशील विलायक के लिए और विलेय के लिए, यानी दोनों ही वाष्पशील थे। और एक राहुल का नियम अपन ने लगाया था किस केस के लिए, जिसमें विलेय अवाष्पशील हो। और विलेय जब अवाष्पशील होता है तो ये रिलेशन आता है राहुल के नियम के अनुसार। उस रिलेशन को मैं आज इस अणुसंख्यक गुणधर्म में काम में लेता हूं। और ये यहां पे अगर मैं इसको लिखूं कि पी ए नोड माइनस पी अपॉन पी नोड ए बराबर एक्स बी होता है। अच्छा, ये एक बात कही थी मैंने कि इस इतनी टर्म को आप क्या कहा करते हो, तो उस दिन आपने ये कहा था इसे बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। देखो ये पी ए क्या होता है, पी ए नोड, पी ए नोड ये होता है कि जब आप किसी विलायक ए में, आपके पास में कोई विलायक ए है और उसका वाष्प दाब आपको चेक करना है कितना है, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, कोई विलेय नहीं मिलाया हुआ है, ना कोई वाष्पशील मिलाया हुआ है और ना ही कोई अवाष्पशील मिलाया हुआ है, खाली विलायक है और वो ए विलायक है, उस समय उसका वाष्प दाब जो होता है वो पी नोड ए होता है। ये अपन ने कहा था, जिसे बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इज दैट क्लियर? तो पी नोड ए क्या है, जब विलायक शुद्ध अवस्था में लिया गया हुआ हो, उसमें कोई और चीज नहीं मिलाई हुई है, कोई विलेय नहीं मौजूद है, उस समय उसका वाष्प दाब है, ये पी नोड ए। फिर अपन ने कहा ये पी क्या है, तो आपने कहा कि पी तो इस विलयन का वाष्प दाब है। अच्छा, विलयन का वाष्प दाब कब है, जब इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया हुआ है। तो मुझे एक गौर करके बात बताओ आप कि आपके पास में एक तो विलायक है जिसमें कुछ भी विलेय नहीं है, लेकिन एक आपके पास में ये विलायक है जिसमें आपने ये विलेय मिला रखा है जो बीच बीच में घोचे कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि ये इसके वाष्प दाब में कमी कर रहा है, क्योंकि देखो कुछ तो सतह पर यही आ गया ना अवाष्पशील विलेय, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है एक सतही घटना है, तो सतह पर कुछ अवाष्पशील विलेय के कण आ जाने से वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है। तो ये कहा जाता है कि विलयन का वाष्प दाब जो है वो सदैव विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, यानी जब विलायक शुद्ध अवस्था में लिया हुआ हो तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, और अगर उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाएगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। और उसका कारण क्या है, क्या कारण है, अवाष्पशील विलेय का बीच बीच में आ जाना। बात समझ में आई? तो मुझे एक बात बताओ, ये P ज्यादा है या P नोड A ज्यादा है? बिल्कुल सही कहा, P नोड A ज्यादा है, और P नोड A ज्यादा है और P कम है, तो ये दोनों में से घटा दिया अपन ने, तो ये कुल कमी आ गई, यानी कि ये आ गया अवनमन। अवनमन शब्द का मतलब ही क्या होता है, कमी, यानी कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई है। ये तो देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जो सदैव ज्यादा होता है, और ये P विलयन का वाष्प दाब है जो सदैव विलायक से कम होता है। तो अगर ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी कमी हुई है, यानी कि कितना वाष्प दाब में अवनमन हुआ है। और ये वापस इसी को, इस अवनमन को यानी इस कमी को अगर आप शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विभाजित कर दें तो फिर इसको बोलेंगे आपेक्षिक अवनमन, तुलनात्मक अवनमन। किससे? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से तुलनात्मक एक अवनमन हो गया।
कमी आ गई, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया आपेक्षिक अवनमन। तो इस पूरी टर्म को आप क्या बोलेंगे, यानी कि पी नोड ए माइनस पी अपॉन पी नोड ए को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। और ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके समान है, एक्स बी के समान है। जरा बताइए मुझे कि एक्स बी क्या है। देखो एक्स ए तो विलायक के मोल अंश है और एक्स बी जो अवाष्पशील विलेय है उसके मोल अंश है। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ये विलेय के एक्स बी क्या है, बी फॉर विलेय लिया अपन ने, शुरू से बी फॉर विलेय ले रहे हैं, तो विलेय के मोल अंश है और उसके समान आया है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अच्छा, छोटी क्लास में यानी कि 11th में आप मोल अंश निकालना सीखते हैं, है ना, तो उस मोल अंश बराबर आप ये लिखते हैं, वो एक चीज लिखते हैं। अच्छा, इस विलेयन चैप्टर में भी आपने मोल अंश बराबर पढ़ा। जो मोल अंश है वो मोल अंश आपको बताना है एक्स बी का। एक्स बी का मोल अंश देखो, यहां पे आपने घटक ए और घटक बी दोनों ले रखे हैं, ठीक। घटक ए के मोलों की संख्या होती है एन ए और घटक बी के मोलों की संख्या होती है एन बी। क्लियर। टोटल मोलों की संख्या की बात करें तो आप बोल देंगे एन ए प्लस एन बी होता है। और घटक ए के मोल अंश एक्स ए जो होता है, ये भी मैंने इसी विलेयन चैप्टर में भी पढ़ा रखा है, एक्स ए जो होता है वो होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी के इक्वल होता है। इसी प्रकार से एक्स बी बराबर अगर अपन बात करना चाहें तो ये होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी के इक्वल होता है। और इसी तरह से अपन ने कहा था एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू सदैव 1 होती है। क्लियर, ये कहा था। तो आपके पास में मोलों की संख्या का फॉर्मूला भी आप बता सकते हो कि ये इस तरह से लिख सकते हैं अपन। तो मोल अंश एक्स बी जो है उसकी जगह अगर आप ये रख दें एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो कोई अलग बात नहीं है, वाजिब है। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हो, पी नोड ए माइनस पी अपॉन पी नोड ए बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, जो कि आपने मोल अंश की जगह रख दिया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एन ए और एन बी दोनों ही क्या है, मोलों की संख्या है। और मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूलों पे फॉर्मूले चल रहे हैं। मोलों की संख्या के बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार। याद आया ना, बहुत बार यूज कर चुके हैं इस फॉर्मूले को। मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, W बटा कैपिटल M, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अब आपको Na चाहिए, Na की जगह भी वैल्यू रखनी है, Nb की जगह भी वैल्यू रखनी है, आपको दोनों की जगह रखनी है। तो Na बराबर तो आप यूं लिख सकते हो, n का मतलब मोलों की संख्या, द्रव्यमान बटा अणुभार। अब द्रव्यमान को W से रिप्रेजेंट किया है, अब वो द्रव्यमान किसका, A का, तो नीचे A लिख दो, बटे अणुभार किसका, इसी का, तो M के नीचे क्या लिख दो, A लिख दो। ये आ गया, ये मोलों की संख्या की जगह आ गया। इसी तरह से इसकी मोलों की संख्या की जगह लिखना चाहो तो आप क्या लिख दोगे, WB यानी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, MB ये लिख दो, द्रव्यमान बटा अणुभार। तो ठीक इसी फॉर्मूले में आप ये कर सकते हो कि जहां NB है उसकी जगह क्या लिख सकते हो, WB बटे MB, फिर पूरा फॉर्मूला अपॉन, फिर Na की जगह क्या लिख सकते हो, WA बटे MA प्लस यहां NB की जगह क्या लिख सकते हो, WB बटे MB, ये हो सकता है। अब ये कहा जाता है कि आपके पास में इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब ये जब फॉर्मूला आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को इसके इक्वल भी मान सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ने राउल के नियम से तो ये सूत्र लिखा, इसकी जगह ने अपन ने ये लिखा। अब इन सब के मोलों की संख्याओं की जगह अपन ने कह दिया कि मोलों की संख्या के बराबर ये होता है। क्लियर। तो अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P नोड A माइनस P बराबर P नोड A बराबर WB बटे MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB लिख सकते हैं।
क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, वो क्या है कि ये कहा जाता है कि जो आपने घटक बी लिया ना वो अवाष्पशील विलेय लिया है, और वो अवाष्पशील विलेय जो है उसकी मात्रा बहुत ही अल्प है, कम मात्रा है, ज्यादा नहीं मिलाया हुआ, कम ही है। तो भाई उसके मोलों की संख्या भी कम होगी, उसके मोलों की संख्या कम होगी तो उसका मतलब, इसका मतलब उसका वेट भी कम है, मोलिकुलर वेट बाई मोलिकुलर वेट, ये वाली पोर्शन भी कम होगा। तो हम इतने इतने को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। और जब इतने इतने को नगण्य मान लेते हैं तो इसके हर से ये वाला पोर्शन हटा देंगे। देखो अंश से हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इसको अगर यहां से जीरो कर देंगे तो फिर इस पूरी वैल्यू का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, अंश से नहीं हटाते हैं, सिर्फ यहां हर से हटाते हैं। क्यों हटाते हैं, ये मान करके कि अवाष्पशील विलेय का वेट बाय मोलिकुलर वेट यानी उसके मोलों की संख्या जो है वो बहुत ही कम है, बहुत कम मात्रा में मिलाया हुआ है, तो इसलिए इसके हर से इस पोर्शन को अपन हटा सकते हैं। तो जब ये हटा सकते हैं तो ये फॉर्मूला अपन यूं भी लिख सकते हैं, WB बटे MB अपॉन WA अपॉन MA। क्लियर है। अब इसके बाद में आगे देखो, इसके बाद में क्या होता है कि इस फॉर्मूले को अपन ने कहा कि अब ये फॉर्मूला जो है अपने पास में इसके इक्वल आ गया। अब आपने 10th में पढ़ रखा होगा कि ये मैथ का ही एक जनरल रूल है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, नोड ए माइनस पी अपॉन पी नोड ए बराबर आप ये लिख सकते हो, डब्ल्यू बी को एम ए से मल्टीप्लाई कर दो, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये आपके पास में वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का एक फॉर्मूला आ गया, जिसमें ये इधर वाला तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है। अब WB और MA और ये WB अपॉन ये WA, ये आप सबको पता है कि ये क्या क्या होते हैं। WB जैसे मैंने आपको बताया था किसका वेट है, विलेय का वेट है, और MB किसका अणुभार है, विलेय का ही अणुभार है। फिर WA क्या है, तो आपने कहा वेट है किसका, A का, A विलेय का, और MA क्या है, अणुभार है किसका, A का। तो आप ये बताओ कि अगर आपको ये पूछे कि भाई ये सारी MA जो होता है ये दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो, और ये सॉरी WB दिया हुआ हो, WA दिया हो, और उस अवाष्पशील विलेय का लिए आपको अगर उसका मोलिकुलर वेट पूछा जाए तो आप उसका मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में अवाष्पशील विलेय हो कोई, और उस अवाष्पशील विलेय के लिए अगर आपको उसका अणुभार पूछे, तो अगर आप अणुभार क्या कर सकते हो इजीली, कैसे, WB यानी वेट तो दिया होगा कि कितना उसमें मिलाया है, ठीक है, और MA उसका अणुभार दिया, MA विलायक का अणुभार है। अब विलायक जैसे जल है तो उसका अणुभार अपने को पता होता है, या कोई भी विलायक है तो उसका पता होगा कि अणुभार कितना है। WA उस विलायक का भार भी पता हुआ होगा, और ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से हम उसका MB कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ज्ञात किया जा सकता है। इज दैट क्लियर गाइस। तो ये बात थी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की। तो MB बराबर आप क्या लिख सकते हो, MB बराबर आप ये लिख सकते हो, MB का मतलब अवाष्पशील विलेय का अणुभार, ठीक है। MB क्या था, अवाष्पशील विलेय का अणुभार था। उसके बराबर आप क्या लिख सकते हो, उसके बराबर इस फॉर्मूले में अपन यूं लिख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये तो जैसे ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी आप MB बराबर ऐसे लिख सकते हो कि WP नोड A अपॉन आ जाएगा आपके पास में P नोड A माइनस P इंटू आपके पास में आ जाएगा WB इंटू MA अपॉन WA। तो भाई ये MB का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपको वाष्प दाब में ये सारी अगर ये डाटाज अगर दिया हुआ हो तो आप किसी भी अवाष्पशील विलेय के लिए अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किस तरह से अपन ने कैलकुलेट किया और कैसे इसको आइडेंटिफाई किया। ओके, ये आपके पास में क्वेश्चन है जिसको अपन को करना है। इसमें दे रखा किसी शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। बार
वाष्प दाब की इकाई है। लेट्स सी गाइस, इधर देखो कि वाष्प दाब जो है 0.85 बार है। ठीक, ये बेंजीन का है और उसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोलना गया है। तो एक बात तो ये हुई कि आपके पास में विलयन का वाष्प दाब दे रखा है और पूछ लिया है अणुभार। तो देखो मैंने ये कहा था कि ये सारे डाटा आपको दिए होंगे, आपको एमबी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अणुभार पूछा है विलेय का, मतलब आपको एमबी कैलकुलेट किया है। तो एमबी आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आपके पास में पड़ा है। देखो पी नोड ए का मतलब होता है विलायक का वाष्प दाब, और यहाँ पे विलायक का काम कर रही है शुद्ध बेंजीन। बेंजीन विलायक का काम कर रही है जिसका वाष्प दाब दे रखा है 0.850। तो ये आपको पी नोड ए की वैल्यू दे रखी है 0.850। ठीक, अपॉन पी नोड ए। अब इसकी जगह भी अपन क्या लिखेंगे, पी नोड ए लिखेंगे। देखो बेंजीन शुद्ध है ना, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नोड ए होता है, और ये फिर आपको दे दिया 0.850। फिर माइनस फॉर्मूले में फिर पी विलयन का वाष्प दाब। पी जो होता है वो विलयन का वाष्प दाब होता है, और वो विलयन का वाष्प दाब आपको दे रखा है, ये रखा, ये रहा, ये पी रहा, और ये है 0.845। ठीक, इनटू फिर इसके बाद में है WB। WB होता है विलायक का भार, विलेय का। बी विलेय को मानते हैं, ए विलायक को मानते हैं। तो WB का मतलब वेट ऑफ बी। बी क्या है, विलेय है। तो विलेय का भार कितना दे रखा है, विलेय है आपका अवाष्पशील विलेय जिसका भार है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम इंटू MA। अणुभार है विलायक का, और अणुभार है आपके पास में बेंजीन, और बेंजीन का अणुभार जो होता है वो आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, C6H6 इसका फॉर्मूला है। कार्बन का अणुभार होता है, एक कार्बन का वेट होता है 12। कार्बन 6 नंबर पे ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। तो जो जितने नंबर पे हो उसको जस्ट डबल कर दो, ठीक है, वो उसका परमाणु भार आ जाएगा। तो कार्बन 1 है तो 1 के लिए कितना आ गया, कार्बन खुद 6 नंबर पे है, और डबल कर दो एक कार्बन के लिए तो कितना आ गया 12, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन है। हाइड्रोजन का परमाणु भार एक ही होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है। ठीक, प्रोटियम में तो 1 × 6, तो ये आ गया 6, और ये हो गया 12 × 6 72, 72 और ये 6, ये आ गया 78। तो ये अणुभार आ गया किसका, विलायक का। तो देखो विलायक का दे नहीं रखा था लेकिन नाम दे रखा था बेंजीन, इसलिए बेंजीन का फॉर्मूला आता है C6H6, और C6H6 के अकॉर्डिंग अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया, 78 आ गया। ठीक भैया, तो यहाँ पे रख देते हैं 78। फिर नीचे दे रखा है WA, वेट ऑफ ए लिया है विलायक, और विलायक यहाँ पे आपका है बेंजीन, और बेंजीन का वेट आपको कहीं पे दे रखा होगा बेंजीन का वेट WA। किसी शुद्ध ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, और 0.5 ग्राम विलेय ठोस है, और 39 ग्राम बेंजीन है। बेंजीन का वेट दे रखा है, और ये आ गया 39। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो यू कैन कैलकुलेट कर लेना भाई, इतना तो कर सकते हो। तो आपके पास में MB आएगा 170 ग्राम। तो ये आपके पास अवाष्पशील विलेय का क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। तो यहां तक अपन ने वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के बारे में बात की थी। ओके गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।